एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो चलिए तेज रफ्तार के बाद अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं और विस्तार से खबर की बात होगी तो बंगाल की पहले बात होगी, क्योंकि बंगाल में चुनावी जंग अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने जबरदस्त ट्रिपल अटैक कर दिया है। 3 विधायकों को बीजेपी ने टीएमसी के बीजेपी में शामिल करा लिया। कल उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और अमित शाह से मुलाकात के बाद वे बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। आज बंगाल में बड़ी सियासी हलचल है। स्मृति ईरानी हावड़ा में रैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले ये रैली अमित शाह करने वाले थे, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके के बाद अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द हो गया। अब अमित शाह इस रैली को 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस रैली में टीएमसी से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए 5 नेता भी शामिल होंगे। दोपहर 3:15 बजे पीएम मोदी का भी कार्यक्रम है। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव को वे संबोधित करेंगे। इस वक्त 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में 5 बीजेपी नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे और हावड़ा रैली में हिस्सा होंगे। स्मृति ईरानी भी हिस्सा लेंगी और अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रबुद्ध भारत मैगजीन का 125वें वर्ष पूरे होने पर एक अंक रिलीज करेंगे। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर भी बंगाल से जुड़ी हुई है। सवाल है कि बंगाल किसका होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और बीजेपी में कांटे की लड़ाई है। जय श्री राम की एंट्री कर बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में है, तो ममता भी इस नारे के विरोध के बहाने मुस्लिम वोट बचाने में जुटी हैं। अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द तो हो गया है, लेकिन ममता के घर में सेंध लगाने का बीजेपी का अभियान अभी भी जारी है। फुरफुरे शरीफ का एक हिस्ट्री रहा है। सोशल रिफॉर्मर थे शेख अबू बकर सिद्दीक। माइनरिटीजদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा असुरक्षा का भाव खड़ा। जमाने तक हावड़ा ब्रिज बंगाल की पहचान रहा, लेकिन हुबली के जिस नए ब्रिज अब कोलकाता की नई पहचान है। और यहीं से एक सवाल भी खड़ा होता है कि जो सालों किंग मेकर रहे या अब तक रहे, क्या उनका किंग मेकर बना रह पाना इस बार भी मुमकिन है? बंगाल के 1/3 वोटरों की जो मुस्लिम है, यहाँ के मुसलमानों ने जिसका भी साथ दिया है, बंगाल में सरकारी नतीजे और उससे जुड़े आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव में मुस्लिम पर बहुत सारी उलझने हैं। उलझने सवालों को जन्म देती हैं और पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब की बार भी मुस्लिम वोट निर्णायक होंगे? क्या मुसलमानों के सर्वमान्य नेता ममता बनर्जी ही हैं? क्या ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के मौलवी ममता के वोट में सेंध लगा पाएंगे? क्या मुसलमानों का वोट कई सेकुलर पार्टियों और मोर्चों में बटेगा? और क्या मुसलमानों की धुरी पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा? और क्या इसी आधार पर बीजेपी जीत के सबसे बड़े सपने को बुन रही है? वैसे तो मोदी राज में देश के कई राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए। सालों से चले आ रहे फार्मूले फेल होते जा रहे हैं। मुस्लिम वोट के दम पर चुनाव जीतने वाली कई पार्टियां हाशिए पर हैं। क्या ममता बनर्जी अब बीजेपी से आमार बंगला बचा पाएंगी? बीजेपी ने तो जय श्री राम के उद्घोष से अपने इरादे साफ कर दिए। अब ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मुस्लिम वोट बैंक को सहेजने की है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। पिछले 10 सालों से बंगाल के मुसलमान ममता के साथ खड़े रहे। दूर दूर तक कोई उनके आसपास भी नहीं था। अब इन्हें अपना बनाने के लिए कई सियासी प्लेयर भी आ गए। पिछले चुनाव में जो ममता के मुरीद थे, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की राजनीति अब ममता के विरोध पर है। ऐसी भी तस्वीर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, जहां शायद प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को एक कोई ट्रॉफी दे रहा है जिसमें वो जय श्री राम लिखा हुआ है, उसको ले रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे कुछ राज है, जो आपस का सेटिंग हो रहा है। नौकरी का बात नहीं है उठा रहे हैं, काम का बात नहीं उठा रहे, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, दलित आदमी, कोई बात नहीं उठा रहे। तो ऐसा महल कर दो जिसमें नारा के पीछे सब भागते लाए, हम लोगों को कोई काम के बारे में पूछेंगे नहीं।
ममता बनर्जी के खिलाफ अब्बास सिद्दीकी के मन में आग पहले से थी, लेकिन आग में घी बन गए असदुद्दीन ओवैसी। दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई, फिर ममता के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान भी हो गया। हुगली जिले में हजरत अबू बकर सिद्दीकी की दरगाह को फुरफुरा शरीफ कहते हैं। बंगाल के मुसलमानों में इस दरगाह के लिए बड़ी इज्जत है। बात चाहे जो भी हो, यूपी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति या जुड़े लोगों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, उनके लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। चाहे बात बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलाना तौकीर रजा की हो, जिन्होंने की बनाई थी, या फिर जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के, जिन्होंने अपना फ्रंट बनाया था। लेकिन इन दोनों लगाओं में कोई अच्छा परिणाम नसीब नहीं हुआ। लेकिन क्या बंगाल में ट्रेंड बदल सकता है, या चलन बदल सकता है? क्योंकि फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए लोगों ने इस बार एक अलग मोर्चा बना लिया है। बंगाल में करीब 30% मुसलमान वोटर हैं। 294 में कम से कम 110 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तय करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मुस्लिम वोट के दावेदार भी कम नहीं हैं। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी और अब नई नवेली पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट। मुसलमानों के वोट पर सबके अपने अपने दावे हैं। বিজেপি কে রেড কার্পেট পেতে বাংলা নিয়ে এসেছে। ওআইসি বলার আগে আমরা হাজারবার বলেছি, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে মুসলমানদেরকে বলো তোমরা আমাকে ভোট দাও, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে আমি যাব না। আমি একটা বিজেপি বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মুসলমান শক্তিকে আমি খাড়া করছি। हम एक एमआईएम पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपने पार्टी को एस्टैब्लिश करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इस फुरफुरे शरीफ का एक हिस्ट्री रहा है। सोशल रिफॉर्मर थे शेख अबू बकर सिद्दीक, और उन्होंने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कायम किए, एक रेवोल्यूशन लेकर आया। अब्बास सिद्दीकी साहब हमारे बड़े हैं और हम उनको अपना बड़ा मानते हैं, और उनके साथ हम खड़े रहकर काम करेंगे। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয়, আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। अब सवाल ये है कि मुसलमानों का वोट किसके लिए सत्ता के इरादे आजमा रहा है। तो मैंने सोचा आखिर क्यों न मुस्लिम समाज का मूड उनके बीच ही जाकर समझा जाए। मुसलमानों का वोट लेने के लिए सब एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। आखिर बीजेपी का डर दिखाकर ही तो मुस्लिम वोट मिलने का रास्ता खुलता है। बंगाल में बीजेपी कैसे आई? ममता ओवैसी को, तो ओवैसी ममता को, और ममता फिर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। बंगाल में मुसलमान बटे तो नुकसान सिर्फ ममता बनर्जी को है, इसीलिए वे सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक लाइन में खड़ा कर गालियां देती हैं। देखिए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हम लोगों के साथ अब बात चल रहा है, अगर कांग्रेस के साथ भी बात चल रहा है। पर आपको पता है ओवैसी और कांग्रेस की नहीं बनती है। कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ? बंगाल में ऐसी साहब कह दिए, आप जैसे कहेंगे वैसा हम कहेंगे। आप जो कहेंगे आपके 10 साल कांग्रेस के साथ तो ऐसी थे, 10 साल कांग्रेस और ऐसी, तब तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये राजनीति है। आप के विरोध में बोल रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी के साथ जोट बन के सरकार बनाई है, वहां कांग्रेस जीते हुआ था। बंगाल में मुसलमान दो तरह के हैं, उर्दू बोलने वाले और बांग्ला बोलने वाले। उर्दू बोलने वाले बस कोलकाता में ही हैं। मुसलमानों की बड़ी आबादी बांग्ला बोलती रही है। असदुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए उन्हें बाहरी बताया जा रहा है, उर्दू बोलने वाला बताया जाता है। बिहार में राजनीतिक पतंग उड़ाने के बाद ओवैसी 7वें आसमान पर है। ममता के जवाब के लिए बंगाल का हैदराबादी कनेक्शन ढूंढ लिया है। नेताजी के जयंती पर ओवैसी ने एक ट्वीट किया, जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस के करीबी आबिद अहमद का है। अब ट्वीट के मायने समझिए। बंगाल से हैदराबाद के मुसलमान का रिश्ता तो सालों पुराना है। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय की बात है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लोग फुरफुरा शरीफ के नाम पर मौन व्रत पर चले जाते हैं। क्या पता जय श्री राम ममता के लिए इस मुश्किल वक्त में संजीवनी बन जाए। बीजेपी के नारे पर गुस्सा दिखाना, अपने मुस्लिम वोटरों को ये बताना और समझाना ममता की रणनीति तो नहीं, क्योंकि ममता तो खुद मंच से नारे लगाती है, हरे कृष्णा हरे राम। तो इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण तय करेगा कि बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। अभी छोटा सा ब्रेक, आगे दिखाएंगे आपको बीएचयू में वामपंथी छात्रों का प्रदर्शन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।